हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो है लिंग पूर्वाग्रह। तो लिंग पूर्वाग्रह क्या होता है, यह जानने से पहले हम पूर्वाग्रह शब्द को समझेंगे, जानेंगे। पूर्वाग्रह क्या होता है, बायस क्या होता है। तो ऐसा कोई भी काम जिसे तर्क द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता, इसे पूर्वाग्रह या बायस कहते हैं। जैसे लड़कियां बहुत लज्जावान होती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही लज्जावान होती हैं, पुरुषों में, लड़कों में भी लाज होता है। तो ये कहीं सिद्ध नहीं किया गया है कि सिर्फ लड़कियां ही लज्जावान होती हैं। अगला है लिंग पूर्वाग्रह क्या है। तो देखते हैं हम लिंग पूर्वाग्रह क्या है। ऐसा कोई भी काम जो स्त्री या पुरुष से जुड़ा तो है लेकिन उसे वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता। जैसे लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, लड़के गृह विज्ञान नहीं सीख सकते। ये यहाँ एक रूढ़वादी पूर्वाग्रह ही है, लिंग पूर्वाग्रह है कि लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। ऐसा नहीं है, लड़कियों के पास भी उतना ही दिमाग होता है जितना लड़कों के पास होता है। अगर लड़के गणित पढ़ सकते हैं तो लड़कियां भी गणित पढ़ सकती हैं। अगर लड़कियां गृह विज्ञान पढ़ सकती हैं तो लड़के भी गृह विज्ञान सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, दोनों समान होते हैं। लिंग पूर्वाग्रह के उदाहरण देखते हैं। तो लिंग पूर्वाग्रह के उदाहरण में पहले परिवार। आज भी लोग बाल शिशु को ही वारिस माना जाता है। जैसे परिवारों में लोग लड़के को सिर्फ वारिस मानते हैं, लड़कियों को वारिस नहीं मानते हैं। विद्यालय देखते हैं तो आज भी लड़कियों को गृह विज्ञान या घरेलू कार्यों को देखते हुए सिलाई बुनाई आदि के लिए तैयार किया जाता है। स्कूल में लड़कियों को गृह विज्ञान, सिलाई बुनाई ये सब सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जबकि लड़कों को उनके व्यवसाय से जुड़ी प्रारंभिक गणित ये सब पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है, ये भी एक लिंग पूर्वाग्रह ही है। दोनों समान होते हैं, दोनों विषयों को सीख सकते हैं। समाज क्या है, समाज में देखते हैं तो आज भी यौन अपराध में महिला को दोष दिया जाता है। अगर कहीं यौन अपराध होता है तो वहाँ पुरुष नहीं, सिर्फ महिलाओं को भी दोष दिया जाता है कि महिला की ही गलती रही होगी। नौकरियों में देखते हैं तो आज भी कई क्षेत्रों में महिलाएं नौकरियों में नहीं हैं या समान कार्य के लिए उन्हें पुरुषों से कम वेतन मिलता है। अगर एक ही जगह पर एक ही काम है, अगर महिला और पुरुष दोनों कर रहे हैं तो पुरुष की अपेक्षा महिला को 100 रुपये कम दिया जाता है। अगर पुरुष को 300 रुपये एक दिन का मिल रहा है तो महिला को 200 रुपये दिया जाता है। इस तरह से लिंग पूर्वाग्रह को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगला देखते हैं लिंग पूर्वाग्रह से बचने के क्या क्या उपाय हैं। तो लिंग पूर्वाग्रह से बचने के लिए बालक बालिकाओं में किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए, बालक बालिकाओं के परंपरा के विपरीत भूमिकाओं में रखा जाए, सरकार द्वारा बालिकाओं की शिक्षा एवं रोजगार के लिए विशेष प्रयास किए जाए। प्रमुख बिंदु में देखें तो जेंडर एक सामाजिक संरचना है, जबकि सेक्स जैविक या बायोलॉजिकल संरचना है। दोस्तों यहाँ लिखा है जेंडर एक सामाजिक संरचना है जबकि सेक्स जैविक संरचना है। मतलब लिंग पूर्वाग्रह को निम्नलिखित अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे लिंग पक्षपात और लिंग रूढ़वादिता। मतलब कुछ लोग होते हैं जो लिंग को लेकर पक्षपात रखते हैं, लड़के और लड़कियों में भेदभाव करते हैं, और कहीं लिंग को लेकर पुरानी रूढ़वादी परंपराओं को माना जाता है। देखते हैं अगली ही हेडिंग क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। दुनिया के कोई भी दो बच्चे एक जैसे नहीं हैं, चाहे वे समान हों या जुड़वा। मतलब दुनिया में कोई भी दो बच्चा एक जैसा नहीं होता है, चाहे वो एक समान ही जुड़वा ही क्यों न पैदा हुआ हो। उनमें कुछ न कुछ शारीरिक मानसिक अंतर जरूर पाए जाते हैं। इन्हीं अंतरों को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। नोट देखते हैं, दुनिया में पहली बार व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन 1870 के आसपास फ्रांसिस मनोवैज्ञानिक गाल्टन ने किया। इसलिए गाल्टन को व्यक्तिगत भिन्नता के अध्ययन का जनक माना जाता है। गाल्टन महोदय को व्यक्तिगत भिन्नता के अध्ययन का जनक माना जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार में देखें तो गाल्टन महोदय ने 4 प्रकार बांटे हैं व्यक्तिगत भिन्नता के। उन चारों प्रकारों को हम देखते हैं। तो पहला है शारीरिक, शरीर के आधार पर, जैसे
कोई लोग दुबले पतले होते हैं, कोई लोग मोटे होते हैं, कोई छोटे होते हैं, कोई लंबे होते हैं। मानसिक मानसिक में जैसे किसी का दिमाग तेज होता है, कोई मध्य बुद्धि का होता है, कोई प्रतिभाशाली होता है। संवेगात्मक में कोई बालक होता है, संवेग से आधारित मतलब भिन्नताएं उनमें पाई जाती हैं। व्यक्तित्व पर आधारित बालक, व्यक्तित्व पर आधारित मतलब हर इंसान का व्यक्तित्व एक जैसे नहीं होता, सबकी पर्सनालिटी अलग अलग होती है। व्यक्तिक भिन्नता का शिक्षा में उपयोग देखते हैं। व्यक्तिक भिन्नता का शिक्षा में क्या उपयोग है? तो समानता शब्द के बहकावे में न आए, क्योंकि छात्र में अंतर होते हैं। जो दो छात्र में हमेशा अंतर पाया जाता है, दो छात्रों में तुलना न करें। शिक्षा में समानता इक्वलिटी नहीं, समता इक्विटी होती है। इसलिए विविध शिक्षण विधियां, विविध पाठ्यक्रम, विविध करिकुलम तथा विविध स्तरीय गृह कार्य विद्यालयों में होने चाहिए। अंतरों का सम्मान करें। अंतरों को मिटाया नहीं जा सकता, मतलब अंतर हर जगह पाए जाते हैं। व्यक्तिक भिन्नता, इन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। कक्षा की विविधता को ध्यान में रखकर ही पढ़ाया जाए। मतलब शिक्षक को चाहिए कि कक्षा में हर तरह के बालक बैठे होते हैं। कक्षा समावेशी कक्षा होती है, उसमें कुछ कम प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ मंद बुद्धि के होते हैं, कुछ अग्र बुद्धि के होते हैं। तो सबको ध्यान में रखकर ही वो शिक्षण कार्य करें। सामाजिक प्रक्रिया क्या है? तो समाज की प्रक्रिया में देखते हैं सामाजिकरण क्या है। किसी समाज के रीति रिवाज, आदतों, संस्कारों या परंपराओं के साथ एक व्यक्ति का अनुकूलन ही क्या कहलाता है? सामाजिकरण कहलाता है। किसी व्यक्ति का समाज में ढल जाना, वहाँ के रीति रिवाजों में घुल मिल जाना ही क्या है? सामाजिकरण है। अगली हेडिंग है सामाजिकरण की विशेषताएं। तो सामाजिकरण आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। सामाजिकरण सरल से कठिन की ओर होता है। सामाजिकरण सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सामाजिकरण समाज के साथ अनुकूलन है। सामाजिकरण औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही हो सकता है। सामाजिकरण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों हो सकता है। जैसे सामाजिकरण आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब समाज में निकलने के बाद जरूरी नहीं है, जैसे छोटा बच्चा होता है तो वह अपने दोस्तों के साथ एक दो दोस्तों के साथ खेलता है, बड़ा होता है तो और दोस्त मिलते हैं, धीरे धीरे वह ऐसे ही समाज में घुलता मिलता जाता है, तो वह आजीवन चलता रहता है। सरल एवं कठिन है, तो जैसे शुरू में उसे थोड़े ही समाज में रहना होता है, बड़े होने पर और समाज में धीरे धीरे सामाजिकरण कठिन होता जाता है। और वह सार्वभौमिक है, सभी जगह, सभी क्षेत्रों, सभी धर्मों में उपलब्ध में होता है सामाजिकरण। समाज के साथ अनुकूलन, इंसान हर जगह, हर समाज में, हर वातावरण में अपने आप को अनुकूलित करता है और वहाँ रहता है। सामाजिकरण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों हो सकता है, और यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों हो सकता है। जैसे समाज में हम आमने सामने भी इंसान से मिलते हैं, उसे भी सामाजिकरण कहते हैं, और किसी से फोन पर, फेसबुक पर इस तरह से हम दोस्ती करते हैं, तो वो क्या है? वो भी एक सामाजिकरण है जो अप्रत्यक्ष रूप से है। तो देखते हैं अगली हेडिंग है सामाजिकरण के प्रकार। तो सामाजिकरण के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। जैसे प्राथमिक सामाजिकरण, ऐसी एजेंसी जिसके संपर्क में बच्चा स्वयं आता है उसे प्राथमिक सामाजिकरण कहते हैं। जैसे परिवार, हम उम्र के बच्चे और पास पड़ोस। परिवार में बच्चा अपने आप माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन सबके संपर्क में आता है। किसी से कहना नहीं, उसे कहना नहीं होता किसी को कि आप उसके पास जाइए, उनसे मिलिए। इस तरह से परिवार है। और उसके हम उम्र के बच्चे, पास पड़ोस के बच्चों को देखकर वह वहाँ अपने आप से जाता है, स्वयं से जाता है। तो यह प्राथमिक सामाजिकरण हुआ। द्वितीयक सामाजिकरण में देखें तो जिनके संपर्क में बच्चा दूसरों द्वारा लाया जाता है, जैसे स्कूल और पुस्तकालय, मीडिया, ये सब द्वितीयक सामाजिकरण है। पुनर्सामाजिकरण, किसी नई जगह जाने पर वहाँ के रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा आदि के साथ खुद को अनुकूलित करना पुनर्सामाजिकरण होता है। और अग्रिम सामाजिकरण क्या है? तो ऐसे तौर तरीके सीखना जो भविष्य में प्रयोग होंगे। जैसे एक छात्र जो एनसीसी
कैडेट के रूप में सीख रहा है उसका प्रयोग वह आज नहीं करेगा, बल्कि तब करेगा जब वह भविष्य में आर्मी में भर्ती होगा। मतलब हम कोई भी चीज सीख लेते हैं, लेकिन उसका प्रयोग हम तुरंत नहीं करते हैं, भविष्य में जब उसकी आवश्यकता पड़ती है तब करते हैं। ऐसे सामाजिकरण को हम अग्रिम सामाजिकरण कहते हैं। लिंग सामाजिकरण अगला है, तो ऐसा समूह जिनके सदस्य किसी एक खास लिंग से ही हो, जैसे महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे समूह, स्वयं सेवा समूह, और जैसे वहाँ एक ही समुदाय के एक ही मतलब लोग हों, एक ही तरह के, जैसे महिलाओं में सिर्फ महिलाएं हैं, जैसे किन्नरों का समूह होता है, वहाँ सिर्फ किन्नरों के ही मतलब किन्नर समुदाय के ही लोग होते हैं। इस तरह को लिंग सामाजिकरण कहा जाता है। व्यावसायिक सामाजिकरण क्या है, तो ऐसा समूह जिनमें किसी खास व्यवसाय से जुड़े लोग ही सदस्य हों, उसे व्यावसायिक सामाजिकरण कहा जाएगा। जैसे प्राथमिक शिक्षकों का संगठन। अगला है अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन और विद्यालय आधारित आकलन। तो देखते हैं अधिगम के लिए आकलन क्या है। कक्षा शिक्षण के दौरान छात्रों की समझ, पूर्व ज्ञान, बौद्धिक स्तर, उम्र, ग्रहण शक्ति के अनुकूल सिखाने के लिए किया गया आकलन अधिगम के लिए आकलन है। जैसे कक्षा शिक्षण के दौरान छात्र से प्रश्न पूछते रहना, ताकि शिक्षक यह श्योर हो सके कि छात्र ने कितना सीखा, छात्र समझ रहा है कि नहीं। तो अधिगम का आकलन क्या है, कक्षा शिक्षण की समाप्ति पर किया गया आकलन अधिगम का आकलन है। मतलब कक्षा के बीच में किया गया आकलन अधिगम के लिए आकलन है, और कक्षा की समाप्ति के बाद किया गया आकलन अधिगम का आकलन है। जैसे वार्षिक परीक्षा या बीएड की डीएलएड की परीक्षा सत्र के बाद में जो होती है या सेमेस्टर में, उसे हम अधिगम का आकलन कहेंगे। अधिगम के रूप में आकलन, तो देखते हैं जब छात्र स्वयं से अपना आकलन करें तो उसे अधिगम के रूप में आकलन कहा जाता है। जैसे मॉक टेस्ट के द्वारा छात्र स्वयं को यह आकलित करता है कि यह पता लगाना चाहता है कि वह परीक्षा के लिए तैयार है कि नहीं। विद्यालय आधारित या आंतरिक आकलन क्या होता है, तो ऐसा आकलन जो किसी बाहरी एजेंसियों द्वारा नहीं कराया जाता, बल्कि उसी संस्था या विद्यालय द्वारा कराया जाता है जिसमें छात्र पढ़ रहा है, उसे विद्यालय आधारित आकलन कहा जाता है। जैसे भारत में कक्षा 8 तक की पूरी तरह की आंतरिक मूल्यांकन होता है। जैसे कक्षा 8 तक की कापियां जो होती हैं वो उसी विद्यालय में चेक की जाती हैं जिस विद्यालय में बालक पठन पाठन करता है, बल्कि किसी दूसरे विद्यालय में नहीं जाती हैं। यह आकलन क्या होता है, आंतरिक आकलन या विद्यालय आधारित आकलन कहलाता है। अगला देखते हैं निदानात्मक मूल्यांकन क्या होता है। तो जब छात्र की कमजोरियों, असफलता, अरुचि आदि के कारण को जानने के लिए आकलन किया जाए तो उसे निदानात्मक आकलन कहेंगे। जैसे मोहन गणित में बार बार कम नंबर पा रहा है, तो वह कम नंबर क्यों पा रहा है, यह जानने के लिए जो हम आकलन करेंगे उसे निदानात्मक मूल्यांकन कहेंगे या आकलन कहेंगे। मतलब कारणों को पता लगाना निदानात्मक आकलन या मूल्यांकन है। तो दोस्तों आज की सेशन में बस इतना ही। कल हम कुछ नए सेशन के साथ आएंगे। तो अगली वीडियो जब तक आए अगली वीडियो का आप इंतज़ार करिए, और इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।